गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत देखा था और उसके कुछ उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़े थे। अब हम लोग फिर से परमाणु का जो बोर मॉडल था उसकी चर्चा करते हैं। तो अब लास्ट है कि भाई बोर मॉडल क्यों फेल हो गया, उसकी विफलता के कारण क्या क्या है। फिर हम लोग बोर परमाणु के मॉडल को क्यों पूरा संतुष्टि हम लोगों को नहीं मिल रही है। बोर मॉडल की विफलता के कारण को आप समझ सकते हैं। और बोर मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन को एक आवेशित कण के रूप में नाभिक की चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में घूमता हुआ माना जाता है। इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन के तरंग लक्षण पर कोई विचार नहीं किया गया। इस पथ को पूरी तरह तभी परिभाषित किया जा सकता है जब इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग दोनों एक साथ ज्ञात हों। अगर हम लोग इस परमाणु के मॉडल को जो बोर ने दिया था, तो हम लोगों ने ये समझा है कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो उसकी नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करता है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का तरंग लक्षण जो है वो हम लोग कोई विचार यहाँ पर दिया गया नहीं है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के पूरे पथ को समझना है तो उसकी सही स्थिति और सही वेग एक साथ ज्ञात होने चाहिए। परंतु हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार हम लोग इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए उसकी वेग और उसका स्थान अर्थात स्थिति हम लोग एक साथ ज्ञात कर सकते नहीं हैं। इस प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल न केवल द्रव्य के दोहरे व्यवहार की अनदेखी करता है बल्कि हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के विपरीत भी है। इस प्रकार की सहज कर्मचारी कमजोरियों के कारण बोर मॉडल को अन्य परमाणु पर लागू नहीं किया जा सकता। अतः परमाणु संरचना के बारे में ऐसे विचारों की आवश्यकता थी जिनसे प्राप्त परमाणु मॉडल द्रव्य के तरंग कण वाले दोहरे व्यवहार और हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुरूप हो। ऐसा क्वांटम यांत्रिकी के उद्गम द्वारा संभव हो। तो बोर मॉडल की जो ये विफलता थी कि भाई इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति और कण प्रकृति दोनों नहीं समझा सकते, साथ में उनका एक साथ वेग और स्थान भी नहीं समझा सकता, इसीलिए बोर मॉडल जो है वो विफलता है। कि भाई हाइड्रोजन परमाणु के लिए तो वो सही है कि चलो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अन्य तत्व जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक से अधिक संख्या में हो उनके लिए बोर मॉडल कैसे होगा, वो बोर ने खुद ने जो है समझा नहीं पाया था। इसके लिए हम लोग क्वांटम यंत्र शास्त्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 2.6 परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। परमाणु के कितने सारे मॉडल आ गए, ठीक है ना। रुदरफोर्ड, ठीक है, उसके पहले उसके बाद में बोर। अब हम लोग फाइनल में आ रहे हैं कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे पूर्व खंड में बतलाया गया है, न्यूटन के गति के नियमों के आधार पर विकसित चिरसम्मत यांत्रिकी द्वारा स्थूल पदार्थों जिनका व्यवहार कण जैसा होता है की गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है। बोलो सेठ। मैं लाया था 4। जिनका व्यवहार कण जैसा होता है कि गति का सफलतापूर्वक वर्णन किया जा सकता है। तो अगर हम लोग न्यूटन के गति के नियम को अगर सही तरीके से समझें तो फिर जो कोई भी स्थूल पदार्थ जो गति में है उसका स्थान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और वो कण की तरह व्यवहार करता है उसको भी हम लोग समझा सकते हैं। किंतु जब इसे अति सूक्ष्म कणों पर लागू किया जाता है तो यह विफल हो जाता है। तो न्यूटन के जो गति के नियम हैं वो बड़े पदार्थों के लिए तो सही है, परंतु इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों के लिए हम लोग नियम इस्तेमाल कर सकते नहीं है।
ऐसा होने का कारण यह है कि चिरसम्मत यांत्रिकी द्रव्य स्वरूप से अपरमाणु कणों के दोहरे व्यवहार की संकल्पना तथा अनिश्चितता नियम की उपेक्षा करती है। द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। तो न्यूटन के गति के नियमों का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग क्वांटम यंत्र शास्त्र इस्तेमाल करने वाले हैं। क्वांटम यांत्रिकी एक सैद्धांतिक विज्ञान है जिसमें उन अति सूक्ष्म वस्तुओं की गतियों का अध्ययन किया जाता है जो तरंग और कण दोनों के गुण दर्शाती हो। तो क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो किसके साथ रिलेटेड है भाई? ऐसे पदार्थों के साथ रिलेटेड है कि जिसके पास दोनों गुण हो, जैसे कि तरंग गुण हो और कण दोनों तरीके से वो व्यवहार करता हो। तो जब कोई भी, हम लोगों ने पढ़ा था ना भाई पिछले लेक्चरों में, कि जब कोई भी पदार्थ यदि गति में हो तो वो अपने आसपास विद्युत और चुंबक दोनों की तरंगें उत्पन्न करता है। परंतु छोटे कण इलेक्ट्रॉन जो हैं वो भी तरंग और कण ये दोनों ही जो है वो व्यवहार दर्शाता है। यह ऐसी वस्तुओं की गति के नियमों को निश्चित करती है। जब क्वांटम यांत्रिकी को स्थूल वस्तुओं पर लागू किया जाता है तब चिरसम्मत यांत्रिकी के परिणामों जैसे ही प्राप्त होते हैं। अर्थात क्वांटम मैकेनिक्स जो है ना वो सबके लिए सही है, चाहे वो बड़ा पदार्थ हो चाहे वो छोटा पदार्थ हो, चाहे वो गति में हो चाहे वो गति में न हो, उसका तरंग व्यवहार और कण व्यवहार दोनों समझ सकते हैं, उसके स्थान और गति दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। सन 1926 में वर्नर हाइजेनबर्ग और एर्विन श्रोडिंगर, ये दोनों बहुत खाटू थे, बहुत ही होशियार वैज्ञानिक थे। उनके द्वारा अलग अलग क्वांटम यांत्रिकी का विकास किया गया। यहाँ पर हम श्रोडिंगर द्वारा विकसित क्वांटम यांत्रिकी पर ही चर्चा करेंगे। तो हम लोग अभी हाइजेनबर्ग की जगह सिर्फ और सिर्फ श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांत दिए हैं वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग जब 12वीं कक्षा करके कॉलेज में जाओगे, मानो कि अगर आप लोग बीएससी में जाओगे तो बीएससी में भी हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ये दोनों ही आएंगे। क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो श्रोडिंगर ने जो क्वांटम मैकेनिक्स का समीकरण दिया है वो बहुत लंबा है। हम लोगों ने जब बीएससी में उसको अभ्यास किया था तो लगभग 7 से 8 पेज का था, और वो एक थियरी होती है और वो लगभग जो है 7 से 10 मार्क की होती है, एक ही थियरी। उसको श्रोडिंगर का समीकरण प्रतिपादित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए उन्होंने सन 1933 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, सही बात है ना, अगर उन्होंने इतनी बड़ी खोज की है तो उनको नोबेल तो मिलेगा ही। यह समीकरण जो डी ब्रोगली द्वारा बताए गए पदार्थ के कण और तरंग वाले दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखता है, काफ़ी जटिल है। मैंने कहा ना कि वो समीकरण जो है ना वो काफ़ी जो है हार्ड है। हम लोगों ने खुद ने जो है उसको अभ्यास किया था और उसको लगभग प्रतिपादित करते करते 6 से 7 पेज जो है वो हो जाते हैं। इसका हल करने के लिए उच्च गणित का परिपक्व ज्ञान होना आवश्यक है। इस समीकरण को विभिन्न निकायों पर लागू करने के बाद प्राप्त हलों के बारे में आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। ऐसे निकाय जैसे कि एक परमाणु या अणु जिसकी ऊर्जा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण को इस प्रकार लिखा जाता है: H लैम्ब्डा ई ए, H शाय ई शाय। ठीक है, जहाँ H एक गणितीय संकारक ऑपरेटर है जिसे हैमिल्टोनियन कहते हैं। ये होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। श्रोडिंगर ने बताया कि निकाय की कुल ऊर्जा के व्यंजक से इस संकारक को कैसे लिखा जा सकता है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा उसके अपरमाणविक कणों की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन तथा नाभिकों के बीच आकर्षण एवं प्रतिकर्षण विभव से संबंधित है। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। अब हम लोग एक काम करते हैं कि भी हाइड्रोजन परमाणु लेते हैं और श्रोडिंगर समीकरण लेते हैं और समझने का प्रयत्न करते हैं और परमाणु मॉडल क्या आता है वो देखते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु तथा देखो 11वीं कक्षा की जो ये किताब है ना वो
पूरी की पूरी एनसीईआरटी से ली गई है और पूरी की पूरी यहाँ पर कॉपी कर दी गई है। इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो एक 11वीं कक्षा में पढ़ते हुए विद्यार्थी या विद्यार्थियों के लिए बहुत सहायता देता है, नॉलेज देता है। लेकिन ये थियरी का मतलब ये नहीं है कि वो एग्ज़ाम में आएगा, नहीं। अभी जो मैंने ये पूरे लेक्चर में अभी से जो चला रहा हूँ वो सब कुछ नॉलेज है, ठीक है ना। इसमें कोई थियरी नहीं है। हाँ, परमाणु बोर मॉडल की विफलता के कारण वो थियरी आ सकता है, बाकी मैं ये जो चला रहा हूँ ये नॉलेज है। हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर समीकरण। जब श्रोडिंगर समीकरण को हाइड्रोजन परमाणु के लिए हल किया जाता है तब उससे इलेक्ट्रॉन के संभव ऊर्जा स्तर और उनके संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्तर प्राप्त कर सकते हैं और तरंग फलन भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ये क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा उनके संगत तरंग फलन श्रोडिंगर समीकरण के हल के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। यहाँ पर देखो सिर्फ ऐसे ही थियरी बता दी गई, हम लोगों को वो समीकरण पढ़ना नहीं है, लेकिन वो समीकरण के अंदर हाइड्रोजन के लिए मूल्य रखकर वो भी प्राप्त किया गया था। इन्होंने 3 क्वांटम संख्या जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या n, बिगनसी क्वांटम संख्या l तथा चुंबकीय क्वांटम संख्या ml द्वारा निर्दिष्ट किया गया। तो श्रोडिंगर ने क्या किया कि उन्होंने हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम संख्याएं दी, ठीक है ना। तो जो हाइड्रोजन परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को समझाया और तरंग फलन भी समझाया और उनकी ऊर्जा स्तर को 3 क्वांटम संख्याओं के द्वारा समझाया। मुख्य क्वांटम नंबर, बिगनसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जो श्रोडिंगर समीकरण के प्राकृतिक हल से प्राप्त होती है। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊर्जा स्तर में रहता है तो उसके संगत तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन के बारे में सही जानकारी विद्यमान होती है। तो जब परमाणु के अंदर केंद्र के आसपास जो ये इलेक्ट्रॉन नियमित वृत्ताकार पथ पर गति करता है ना, तब उसकी ऊर्जा हम लोग ज्ञात कर सकते हैं और वो तरंग फलन से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इसका कोई भौतिक अर्थ नहीं है। तो तरंग फलन क्या है? एक तरह का तरंग फलन जो है एक तरह का गणितीय फलन है और वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। देखो ये जो श्रोडिंगर है ना भाई, बहुत जोरदार वैज्ञानिक है। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि जो एक जादू की तरह लगती है। हाइड्रोजन और उसके समान स्पीसीज़ के ऐसे एक इलेक्ट्रॉन तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब तरंग फलन को उन्होंने क्या नाम दे दिया? परमाणु कक्षक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। अगर कोई हमारे पास माना कि परमाणु कि भाई हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितना होता है कि भाई 1, तो उसको कैसे दर्शाएंगे? तो वो तरंग फलन के द्वारा हम लोग दर्शाएंगे और वो 3 चीज़ों से दर्शाया जा सकता है, N, L और ML। और उस तरंग फलन को, एक इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को श्रोडिंगर ने क्या नाम दिया? परमाणु कक्षक। इस प्रकार के एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के तरंग फलन एक इलेक्ट्रॉनिक निकाय कहलाते हैं। एक परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर साई स्क्वायर के समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्वांटम यांत्रिकी द्वारा प्राप्त परिणाम हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक प्रागुतिक करते हैं। इसके अतिरिक्त यह उन कुछ परिघटनाओं की भी व्याख्या करता है जो बोर मॉडल द्वारा स्पष्ट नहीं की जा सकती। तो समझ में आया कि भाई श्रोडिंगर ने जो समीकरण दिया उस समीकरण से परमाणु का पूरा मॉडल हम लोग समझा सकते हैं। उसके अंदर रहा हुआ इलेक्ट्रॉन और उसकी ऊर्जा को भी दर्शा सकते हैं, उसके स्थान को भी बता सकते हैं। और ये जो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत है कि भाई छोटे परमाणुओं के लिए हम लोग उसका स्थान और वेग एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, वो भी यहाँ पर जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञात कर सकते हैं।
श्रोडिंगर समीकरण को बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु पर लागू करने पर प्रायः कुछ कठिनाइयाँ सामने आती हैं। बहु इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले जो भी परमाणु होंगे, अगर उनके लिए अगर ये नियम लागू किए जाएँ तो क्या होता है कि भाई थोड़ा सा कठिन पड़ता है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण का एग्जैक्ट हल नहीं दिया जा सकता था। इस कठिनाई को सन्निकटन विधि के उपयोग द्वारा दूर किया गया। उसके पास सॉल्यूशन था, भले ही उसने जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए सब कुछ सही साबित कर दिया, लेकिन एक से अधिक परमाणु के लिए भी उसने क्या किया, उसको सही साबित कर दिया। उन्होंने क्या दिया, सन्निकटन विधि का उपयोग किया। कंप्यूटर से गणना करने पर पता चलता है कि हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य परमाणु के कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के कक्षकों से बहुत अधिक भिन्न नहीं है। मतलब कि हाइड्रोजन परमाणु की जो कक्षक है वैसी ही अन्य परमाणुओं के लिए भी कक्षक होती है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। चल, तो ये था हमारा क्वांटम यंत्र शास्त्र। क्वांटम यंत्र शास्त्र में मेन बात ये थी कि हम लोगों ने श्रोडिंगर का क्वांटम यंत्र शास्त्र इस्तेमाल किया और हम लोगों ने ज़्यादा डीप में नहीं गए हैं, ऊपर से हम लोगों ने सिर्फ थियरी का ही अभ्यास किया है। श्रोडिंगर ने जो समीकरण प्रतिपादित किया था वो हाइड्रोजन जैसे परमाणुओं के जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सही वो जवाब दे पाता है, और उस परमाणु के अंदर हाइड्रोजन परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ऊर्जा भी सही बताता है, उसका तरंग भी और कण व्यवहार भी सही बताता है। ठीक है, लेकिन बड़े परमाणुओं के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन वो सन्निकटन विधि द्वारा उसको जो है वो दूर किया गया। ठीक है, और फिर ऐसा मान लिया गया कि भाई बड़े परमाणु हो तो बड़े परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था है वो लगभग हाइड्रोजन परमाणु के जैसी ही होगी। तो ये परमाणु मॉडल जो है वो फाइनल जो है वो बता दिया गया, लेकिन वो परमाणु मॉडल यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके अभी नहीं बता सकता हूँ। उस परमाणु को हम लोग जो है जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे जो है मैं उसके लिए थियरी जो है वो आपको बताते जाऊँगा। और जो लोग माइक्रोसॉफ्ट टीम में एब्सेंट रहते हैं वो लोग प्लीज़ जो है वो जो है हाजिर रहने का प्रयत्न करें।